नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम एवरेज यानी कि औसत पढ़ रहे थे, तो जिसके हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो यदि अभी तक आपने पिछले तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो का यदि आपको PDF डाउनलोड करना है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म होने के बाद आज भी उनकी औसत आयु वही है, तो उस बच्चे की आयु क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 3 वर्ष पहले की। तो देखिए, 3 वर्ष पहले जो है वो परिवार की जो औसत आयु है वो 17 वर्ष थी। और कितने सदस्य हैं? टोटल 5 सदस्य हैं। तो 3 वर्ष पहले यदि हम सभी सदस्यों की कुल आयु की बात करें तो 5 सदस्य हैं और इनकी एवरेज जो एज है वो 17 वर्ष है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी की जो टोटल होगी वो कितनी होगी? 85 वर्ष। टोटल कितनी हो जाएगी? 85 वर्ष हो जाएगी। ये 3 वर्ष पहले की बात है। यदि हम वर्तमान की बात करें, अब की बात करें, तो देखिए, अब का मतलब टोटल कितना समय बीत चुका है? 3 वर्ष का समय बीत चुका है। और टोटल सदस्य कितने हैं? 5 हैं। तो सभी की 3-3 वर्ष उम्र और बढ़ जाएगी। तो सभी की कितनी बढ़ जाएगी? तो 5 सदस्य हैं तो 3 गुणा 5 मतलब 15 वर्ष और बढ़ जाएगी। और प्लस में 85 वर्ष 3 वर्ष पहले थी। तो टोटल अब उम्र इनकी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 100 वर्ष हो जाएगी। तो ये सभी 5 मेंबर की वर्तमान में कुल उम्र जो है वो कितनी है? 100 वर्ष है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बच्चे के जन्म होने के बाद आज भी उनकी औसत आयु जो है वो कितनी है? जितनी पहले थी उतनी है। तो उस बच्चे की आयु कितनी है ये हमें बताना है। तो यदि देखिए, हम बच्चे को भी शामिल कर लेते हैं तो उस कंडीशन में टोटल जो मेंबर हैं वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और क्वेश्चन बोल रहा है फिर भी उनकी जो औसत आयु है वो वही रहती है जो पहले थी। तो पहले इनकी औसत आयु कितनी थी? 17 वर्ष थी। तो 17 से गुणा करेंगे तो कुल आयु प्राप्त हो जाएगी हमें कितनी? 102 वर्ष। तो यदि हम बच्चे को भी शामिल कर लेते हैं तो अब इनकी जो कुल आयु है वो कितनी हो जाएगी? 102 वर्ष। तो बताओ, यदि हम बच्चे को इंक्लूड नहीं करते हैं तो 100 वर्ष है, और बच्चे को शामिल कर लेते हैं तो 102 वर्ष है। मतलब बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है? तो 102 में से 100 माइनस कर देंगे, मतलब जो बच्चा है उसकी जो एज है वो हो जाएगी कितनी? 2 वर्ष। तो बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है? 2 वर्ष है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। तो हमें शिक्षिका की आयु यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम कुल वृद्धि या कुल कमी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, औसत में 1 अंक की कमी हुई है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कुल कमी कि कुल कमी कितनी हुई है। तो देखिए, 14 छात्राएं हैं और एक शिक्षिका है, तो टोटल 15 है। तो उनमें से हमने शिक्षिका की आयु तो हटा दी है। तो मतलब टोटल कितने बच गए हैं हमारे पास? तो टोटल 14 छात्राएं यहाँ पर बच गई हैं। शिक्षिका को तो हमने हटा दिया है। तो शिक्षिका को हटाने पर जो औसत है उसमें 1 अंक की कमी हुई है। तो गुणा करेंगे हम जितनी कमी या वृद्धि होती है उससे। तो बताओ टोटल कमी कितनी हो गई? तो जो टोटल कमी है वो हुई है 14 वर्ष की। तो देखिए, शिक्षिका को निकालने से जो कुल कमी हुई है वो कितनी हुई है? 14 वर्ष की हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षिका है उसकी उम्र जो है वो औसत से 14 वर्ष ज़्यादा थी, जिसके कारण उसके जाने से इतनी कमी हुई है। तो यहाँ से यदि हम उस टीचर की एज बताएं तो देखिए, पहले औसत कितना था? 15 वर्ष था, और प्लस कमी कितनी आई है? 14 वर्ष की आई है। इसका मतलब टीचर की जो उम्र है वो कितनी है? 29 वर्ष है। क्योंकि टीचर के जाने के बाद में या टीचर को हटाने के बाद में 14 वर्ष की कमी हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि टीचर की जो एज थी वो औसत से 14 ज़्यादा थी, जिसके कारण ये कमी हुई है। मतलब टीचर की जो एज है वो कितनी है? 29 वर्ष की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि छोड़ के जाने वाले कैंडिडेट
कि जो उम्र है वो एवरेज से ज़्यादा होगी, उसके कारण क्या होगी, कमी होगी, उसके कारण क्या होगी, कमी। और यदि छोड़ के जाने वाले की जो एज है वो एवरेज से यदि कम होगी, एवरेज से कम होगी, तो उस कंडीशन में एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसी को हम जो बेसिक मेथड है उसके द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिक मेथड से हम किस प्रकार सोल्व करते हैं, तो पहले कुल आयु ज्ञात कर लेंगे। शिक्षिका के छोड़ने से पहले हम कुल आयु ज्ञात करेंगे। तो बताओ यदि कुल आयु की बात करें तो 14 छात्राएं हैं और प्लस एक शिक्षिका है, तो टोटल कितने हैं, 15। और इनकी एवरेज एज भी कितनी है, 15 है। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 225 वर्ष। टोटल कितना हो जाएगा, 225 वर्ष। तो यदि हम शिक्षिका की आयु को हटा दें तो उस कंडीशन में हमारे पास बचेंगे कितने, तो 14 छात्राएं बचेंगे और एवरेज में एक की कमी हो जाएगी, मतलब एवरेज कितना हो जाएगा, 14। तो इस कंडीशन में जो टोटल होगा वो हो जाएगा कितना, 196 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए यदि हम शिक्षिका को हटा देते हैं तो कुल आयु 225 से घटकर 196 वर्ष हो जाती है। मतलब टीचर की एज कितनी है यहाँ पर, तो 225 में से 196 माइनस कर देंगे तो ये आएगी कितनी, 29 वर्ष। तो इस प्रकार हम बेसिक मेथड से भी सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 8 व्यक्तियों के एक समूह में से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को नए 2 व्यक्तियों से बदल देने पर इस समूह की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे पास 8 व्यक्तियों का एक ग्रुप है। 8 व्यक्तियों का हमारे पास एक ग्रुप है। इसमें से 2 कैंडिडेट ने ग्रुप छोड़ दिया है और उनकी उम्र क्या क्या है, एक 21 वर्ष का है और दूसरा 23 वर्ष का है। तो 21 वर्ष और 23 वर्ष वाले व्यक्तियों ने ग्रुप छोड़ दिया है। इसका मतलब टोटल एज इनकी कितनी हो गई, तो 21 प्लस 23 तो टोटल हो गई 44 वर्ष। तो 44 वर्ष के 2 व्यक्तियों ने ग्रुप को छोड़ दिया है और हमने इनकी जगह पर 2 मेंबर को इसमें शामिल कर लिया है। 2 मेंबर को शामिल करने पर, इन 2 व्यक्तियों की जगह 2 नए मेंबर को शामिल करने पर जो औसत है उसमें 2 वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, कुल वृद्धि की यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कुल वृद्धि कितनी हुई है। तो देखिए कुल वृद्धि कैसे निकालते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए 2 कैंडिडेट छोड़ के गए थे, इनकी जगह पर 2 नए आ गए हैं। तो अब भी टोटल तो कितने रहेंगे, 8 ही रहेंगे। और औसत में वृद्धि कितने की हुई है, 2 वर्ष की हुई है। इसका मतलब 2 नए सदस्यों को शामिल करने पर जो टोटल एज है उसमें वृद्धि कितनी होगी, 16 वर्ष की होगी। अभी 16 वर्ष की वृद्धि क्यों हुई है, तो देखिए छोड़कर गए थे उनकी कुल जो एज थी वो कितनी थी, 44 वर्ष थी। मतलब इनकी जगह पर 2 नए कैंडिडेट आए हैं, वो 44 वर्ष से 16 वर्ष ज़्यादा लेकर आएंगे। उसी वजह से क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब आने वाले जो सदस्य हैं या व्यक्ति हैं उनकी जो उम्र है वो छोड़कर जो व्यक्ति गए थे उनसे 16 वर्ष क्या है, ज़्यादा है। इसी की वजह से 16 वर्ष की वृद्धि होगी। तो बताओ जो व्यक्ति नए शामिल किए हमने उनकी कुल उम्र कितनी हो जाएगी, तो 44 प्लस 16 मतलब उनकी कुल उम्र होगी कितनी, 60 वर्ष। लेकिन हमने क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो एवरेज एज पूछी है जो 2 नए व्यक्ति हमने शामिल किए हैं उनकी। तो इनकी कुल एज जो है वो तो कितनी है, 60 वर्ष है। और औसत निकालना है तो 2 व्यक्तियों की है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब इनकी जो औसत आयु है वो आएगी कितनी, 30 वर्ष। जो औसत आयु होगी वो कितनी आएगी, 30 वर्ष आएगी। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो सभी 8 संख्याओं का जो औसत है वो m से कितना अधिक होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए समझने के लिए मैं इन सभी संख्याओं को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मान लिया कि पहली संख्या है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं और संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत है, मतलब लगातार है। इसका मतलब हुआ कि इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। और संख्याओं का यदि अंतर समान होता है तो जो औसत होता है वो ठीक मध्य में स्थित होता है। तो देखिए इनका ठीक मध्य ये वाली संख्या होगी। इसका मतलब इनका जो औसत होगा वो तीसरी संख्या होगी, मतलब कितना है, m है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि हम अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लें, तो इसके आगे की यदि हम 3 संख्याओं को भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो अब जो औसत होगा वो
इस m से कितना अधिक होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए संख्याएं कैसी हैं, लगातार हैं, इसका मतलब इस संख्या और इस संख्या के बीच में अंतर कितने का होगा, 1 का होगा, तो मतलब +1। ऐसे ही इस संख्या और इस संख्या के बीच में भी गैप कितने का होगा, +1 का। तो इसी प्रकार से मतलब हम आगे की संख्याएं लिख सकते हैं कि ये वाली संख्या m+1 होगी, ये वाली संख्या m+2 होगी, ये m+3 होगी, ऐसे पीछे वाली m-1 हो जाएगी, ये m-2 हो जाएगी। लेकिन ये हमने लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि जो नया औसत होगा वो इस m से कितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हो गई हैं, 8 संख्याएं हो गई हैं, और इनका जो बिल्कुल बीच है वो चौथी और पांचवी संख्या के कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा। तो मतलब अब जो नया औसत होगा वो कहाँ स्थित होगा, तो वो चौथी और पांचवी संख्या के बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि यदि संख्याओं में अंतर समान होता है तो उनका औसत ठीक बीच में स्थित होता है। तो बताओ यहाँ से कितना ज़्यादा हो गया, तो देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में +1 का अंतर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1 का, और इस संख्या और इस संख्या के बीच में भी +1 का अंतर होता है, तो बिल्कुल बीच में कितना हो जाएगा, तो +0.5 वो हो जाएगा। मतलब पहले वाला औसत जो है उससे नया जो औसत है वो कितना ज़्यादा होगा, तो वो 1.5 ज़्यादा होगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि नया औसत कितना होगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो पुराना कितना था, m था, उससे 1.5 ज़्यादा होगा नया, तो नया औसत हो जाएगा m+1.5। तो ये भी हम यहाँ से बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी कक्षा में 45 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत 52 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 16 है, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जो एलिगेशन मेथड होता है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो बताओ एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो एक तरफ तो आपको लिखना है कि जो पास स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स क्या हैं, और एक तरफ आपको लिखना है कि जो फेल स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तीर्ण हुए हैं उनके जो औसत प्राप्तांक हैं वो कितने हैं, 52 हैं, तो पास के नीचे लिखेंगे हम कितना, 52। ऐसे ही देखिए जो फेल हुए हैं उनका एवरेज जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो 16 हैं, तो फेल के नीचे हम कितना लिखेंगे, 16। बीच में लिखना है इनका जो मिक्सचर है। तो यहाँ पर देखिए पूरी कक्षा के जो प्राप्तांक है उसमें उत्तीर्ण भी हो जाएंगे और अनुत्तीर्ण भी हो जाएंगे, वो हमें दे रखा है कितना, 40 है, तो वो आपको कहाँ लिखना है, इनके बिल्कुल बीच में। अब देखिए इनका क्रॉस डिफरेंस लिखेंगे, तो इनका जो डिफरेंस है वो हम लिखेंगे इस तरफ। तो बताओ 16 और 40 इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 24। ऐसे देखिए इनका जो क्रॉस डिफरेंस है वो हम लिखेंगे इस साइड। तो बताओ 52 और 40 इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 12। तो ये आ गया जो स्टूडेंट्स हैं पास और फेल वाले उनका रेशो। जो पास और फेल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशो हमें प्राप्त हो गया है। तो बताओ 12 से कैंसिल आउट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2:1। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है, तो हमें बताना है कि कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो बताओ टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 45 हैं, और यहाँ से देखो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। मतलब जो 3 है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 45 को। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालें तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15 स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें फेल वाले बताने हैं, तो देखिए फेल वाले कितने थे, 1 थे, और 1 की वैल्यू कितनी है, 15 है। यदि हमें पास वाले पूछे होते तो हम 2 की वैल्यू बता देते, तो 1 की 15 तो 2 की कितनी हो जाती, 30। तो जो फेल स्टूडेंट हैं वो तो कितने हैं, 15 हैं, और जो पास स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 30 हैं। या हमसे अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले पूछे थे तो उनकी संख्या कितनी है, 15 है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 तथा लड़कियों का जो औसत अंक है वो कितना है, 50 है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। पिछले क्वेश्चन में पास और फेल थे, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स है। तो देखिए एक तरफ हम लिखेंगे बॉयज़ और एक तरफ लिखेंगे हम गर्ल्स। तो बताओ गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना है, बॉयज़ का कितना है, तो 48 छात्रों का औसत तो 45 है, और लड़के हैं उनका कितना है, 40 है। तो लड़कों का हो गया 40, और गर्ल्स का कितना है, 50, तो लड़कियों का हो गया कितना, 50। और पूरी कक्षा का जो स्टूडेंट है टोटल 48, उनमें उन सभी का कितना है, 45 है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे, बीच में। तो इनका जो सभी का मिलाकर है वो हम लिखेंगे बीच में।
तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। तो बताओ 50 और 45 इसका डिफरेंस कितना, 5। ऐसे ही 40 और 45 इन दोनों का डिफरेंस भी कितना, 5। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है क्लास में वो कितना है, 1:1 है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमसे ये भी पूछा हो सकता था कि कक्षा में कितने बॉयज़ हैं कितनी गर्ल्स हैं। तो देखिए टोटल कितने हैं, 48 हैं। तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2। मतलब 2 रिप्रेजेंट करेगा किसको, 48 को। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, 24। मतलब 24 ही तो उसमें लड़के हैं और 24 ही क्या है उसमें लड़कियां हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है संख्याओं का वो क्या है, तो वो है 1:1। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके औसत में 4 रनों की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो देखिए पहले तो हम बेसिक मेथड से इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बेसिक मेथड में क्या है कि पहले उसने 10 पारियां खेली थी और औसत रन जो संख्या है वो कितनी है, 32 है। इसका मतलब 10 पारियों तक उसने कुल कितने रन बनाए थे। तो यदि हम बात करें यहाँ पर कुल रनों की, तो 10 पारियां खेली और औसत 32 है, मतलब उसने कुल रन बनाए कितने, 320। तो 10 पारियों तक उसने टोटल 320 रन यहाँ पर बनाए थे। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि हो जाए। तो जब वो अगली पारी खेलेगा तो टोटल पारियां कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी और उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि हो जाएगी। मतलब पहले 32 थी, अब कितने हो जाएगा एवरेज, अब हो जाएगा 36। तो अब यदि हम टोटल की बात करें तो अब टोटल हो जाएगा कितना, 11 को 36 से गुणा करेंगे तो 11 को 6 से करेंगे 66 और 11 3 33 और 6 39। तो 11 पारियों के बाद में उसके कुल रन हो जाएंगे कितने, 396 रन। तो यहाँ पर देखिए जो 10 पारियों में 320 रन थे वो 11 में 396 हो गए हैं। मतलब उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 396 में से 320 यदि हम माइनस कर देंगे तो 11वीं पारी में उसने रन बनाए कितने, 76 रन। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो देखा हमने बेसिक मेथड से। अब देखिए इसको हम जो कुल वृद्धि या कुल कमी से हम ज्ञात करते हैं उस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर औसत में 4 रनों की क्या हुई, वृद्धि हुई। 4 रनों की वृद्धि हुई, इसका मतलब हम यहाँ पर कुल वृद्धि की बात करेंगे। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे किसकी, कुल वृद्धि की। तो यहाँ पर देखिए टोटल पारियाँ कितनी हो जाएंगी, जब 4 रनों की वृद्धि हो जाएगी तो टोटल पारियाँ हो जाएंगी 11 और वृद्धि कितने की हुई, 4 की। इसका मतलब जो कुल वृद्धि होगी वो कितने की होगी, 44 रन की होगी। 44 रन की यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि होगी। या हम यूँ कह सकते हैं कि 44 रन जो है वो क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो जितना भी उसका पहले औसत था उससे उसको 44 रन ज़्यादा बनाने होंगे यदि औसत में 4 की वृद्धि यहाँ पर करनी है। तो बताओ 11वीं पारी में वो कितने रन बनाएगा, तो जो भी उसका औसत था 32, उससे उसको 44 रन एक्स्ट्रा बनाने होंगे यदि उसको 44 रन की कुल वृद्धि यहाँ पर करनी है। तो बताओ कितने रन बनाने होंगे उसको, तो उसको 76 रन जो है वो यहाँ पर बनाने होंगे। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बेसिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं और जो हम कुल वृद्धि या कुल कमी जो हमारा अप्रोच मेथड होता है उससे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम कुल वृद्धि की बात करेंगे। यहाँ पर कुल वृद्धि की बात करेंगे तो बताओ कुल वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए तो जिसके कारण औसत में 9 की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो टोटल पारियाँ तो 9 और औसत में वृद्धि कितने की हुई, 9 की। इसका मतलब हुआ कि 81 रन की टोटल वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब ये है कि उसने जो 9वीं पारी खेली है उसमें 81 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं। 81 रन जो है वो क्या किए हैं, एक्स्ट्रा बनाए हैं औसत में 9 की वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम जो ओल्ड एवरेज है या जो पुराना औसत है वो हम यहाँ से बता सकते हैं। तो पुराना एवरेज क्या होगा, तो देखिए 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए थे। इस 100 रन में से उसने 81 रन तो क्या बनाए हैं, एक्स्ट्रा बनाए हैं जो भी पहले औसत था उससे। तो वो यदि हम इसमें से माइनस कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराना एवरेज था वो कितना था, 19 रन था। पुराना जो एवरेज था वो कितना था, 19 रन था।
तो हम नया एवरेज अब यहाँ से बता सकते हैं। तो बताओ नया जो औसत होगा 9 पारियों के बाद जो औसत होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पुराना औसत 19 है और नया औसत जो है वो इससे 9 ज़्यादा है, क्योंकि 9 रनों की उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब जो नया औसत है वो होगा कितना, 28 रन। नया जो औसत होगा वो क्या होगा, 28 रन प्रति पारी, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो सेम देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 6 रनों की वृद्धि हो गई। अब उसका औसत कितना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि कुल वृद्धि कितनी हुई है, कुल वृद्धि कितनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, मतलब अब टोटल पारियाँ हो गई हैं उसकी 11 और औसत में 6 रनों की वृद्धि हुई है। मतलब कुल जो वृद्धि होगी वो कितने रनों की होगी, तो वो 66 रनों की यहाँ पर कुल वृद्धि होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहले जो भी एवरेज था उससे 66 रन उसने क्या बनाए हैं, एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो सबसे पहले हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, ओल्ड एवरेज यहाँ से प्राप्त होगा, या 10 पारियों तक जो औसत था वो हमें यहाँ से मिलेगा। तो देखिए उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 108 रन बनाए। इन 108 रन में उसने 66 रन जो है वो क्या बनाए हैं, एक्स्ट्रा बनाए हैं। जो भी हमारा औसत था उससे 66 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो 108 में से 66 माइनस कर देंगे तो हमें पुराना औसत यहाँ से मिल जाएगा। तो बताओ 108 में से यदि हम 66 माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना, 42 रन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पुराना औसत था, जो पुराना औसत है वो कितना है, 42 है। हमें पूछा है अब, मतलब 11 पारियों के बाद में उसका औसत पूछा है। यदि पुराना पूछा होता तो 42 रन हो जाता। हमें उसका अब औसत पूछा है, यानी 11 पारियों के बाद में नया औसत पूछा है, तो वो इससे 6 रन ज़्यादा होगा। तो 42 + 6 मतलब जो औसत होगा वो होगा कितना, 48 रन का। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रमेश ने अपनी 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए, तो अब उसका औसत रन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे कि कुल रन कितने बनाए हैं, कुल रन उसने कितने बनाए हैं। तो देखिए 13 पारियाँ उसने खेली थी और 51 के औसत से उसने रन बनाए थे। तो 13 × 51, तो 13 एकम 13 और 13 पंजे 65 और 1 66, मतलब 13 पारियों में उसने टोटल 663 रन बनाए थे। 14वीं पारी में उसने 149 रन और बना दिए हैं। 14वीं पारी में उसने 149 रन और बना दिए, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 9 3 12, 6 4 10 और 1 11, 6 1 7 और 1 8, मतलब टोटल 14 पारियों में उसने रन बना दिए कितने, 812। तो अब इसका एवरेज हमें यहाँ पर बताना है। तो टोटल उसने रन बनाए 812 और पारियाँ खेली कितनी, 14। तो 14 से डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए 14 पंजे 70 और 14 अट्टे 112। तो 14 पारियों के बाद में जो उसका औसत रन होगा वो कितना होगा, 58 रन होगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने किया बिल्कुल बेसिक मेथड से। इसी को देखिए हम हमारे अप्रोच मेथड से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 13 पारियों में उसका औसत था कितना, 51। 13 पारियों में जो औसत था वो कितना था, 51 था। उसने 14वीं पारी में 149 रन बनाए। तो देखिए यदि उसने 51 रन ही बनाए होते तो एवरेज में कोई कमी नहीं होती या कोई वृद्धि नहीं होती, मतलब एवरेज 51 का 51 ही रहता। तो देखिए 149 में से पहले जो एवरेज था उतना तो आप माइनस कर दो, तो कुल उसने एक्स्ट्रा कितने रन बनाए हैं वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। तो 149 में से यदि हम 51 माइनस कर देते हैं तो ये आएगा कितना, 98 रन। क्योंकि औसत को सेम उतना ही बनाए रखने के लिए 51 रन तो उसको बनाना ही होता, 51 रन बना देता तो एवरेज उतना का उतना ही रहता। उसने बनाए 149 रन, इसका मतलब 98 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं। ये 98 रन है वो सभी पारियों में हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। तो 98 रन और टोटल पारियाँ कितनी हैं, उसने 14 पारियाँ खेल ली हैं, तो मतलब हर पारी में हमें 7-7 रन और उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब जो पहले औसत था वो अब 7 रन क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा। तो पहले औसत था हमारा 51 और उसमें 7 रन और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब जो नया औसत है वो हो जाएगा हमारा कितना, 58 रन। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी सॉल्व आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? तो यहाँ पर देखिए, एक बल्लेबाज है वो 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसका जो एवरेज है वो क्या होता है, 2 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम कुल वृद्धि की यहाँ पर बात करेंगे कि जो कुल वृद्धि है वो कितनी हुई है, जो कुल वृद्धि है वो कितनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, टोटल पारियाँ उसने 15 खेली हैं, 15वीं पारी में उसने 76 रन बनाए, तो एवरेज 2 बढ़ गया। तो 15 पारियां और एवरेज में वृद्धि कितनी की, 2 की, मतलब कुल वृद्धि जो है वो क्या हुई है, 30 रनों की यहाँ पर क्या हुई है, कुल वृद्धि हुई है। तो 15वीं पारी के बाद में उसका औसत स्कोर क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, 15वीं पारी में उसने रन कितने बनाए, 76 रन बनाए, जिसकी वजह से कुल रनों में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 30 रनों की वृद्धि हुई है। मतलब जो भी हमारा पुराना एवरेज था, जो भी हमारा पुराना एवरेज था, उससे उसने 30 रन क्या बना दिए हैं, एक्स्ट्रा बना दिए हैं। तो 15वीं पारी में उसने रन कितने बनाए, 76 रन बनाए। इन 76 रन में से उसने 30 रन क्या है, एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो 76 में से यदि हम वो 30 रन एक्स्ट्रा घटा दें तो हमें पुराना एवरेज मिल जाएगा, और जो पुराना एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 46 रन। तो 46 रन जो है वो है हमारा पुराना एवरेज। लेकिन हमसे पूछा है 15वीं पारी के बाद, तो 15वीं पारी के बाद में जो औसत है वो 2 रन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मतलब जो नया एवरेज है, जो न्यू एवरेज है वो क्या हो जाएगा, तो वो 46 रन से 2 रन क्या है, ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा हमारा 48 रन। कितना हो जाएगा, 48 रन जो है वो हमारा नया एवरेज हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो देखिए, हमने बल्लेबाज के एवरेज के ऊपर क्वेश्चन किए हैं। जो बल्लेबाज का एवरेज होता है वो क्या होता है कि कुल उसने रन कितने बनाए हैं, और डिवाइड करते हैं हम कि उसने टोटल कितनी पारियां खेली हैं। जितना ज़्यादा एवरेज होता है बल्लेबाज उतना ही अच्छा माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर गेंदबाज के औसत की। अब चर्चा करेंगे हम गेंदबाज के औसत की। तो देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट गिराए, उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया। तब अंतिम मैच खेलने के बाद उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या थी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो गेंदबाज का औसत होता क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, गेंदबाज का जो औसत होता है वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो गेंदबाज का जो औसत होता है वो निकालते हैं कि अभी तक उसने टोटल कितने रन खर्च किए हैं। अभी तक जितनी भी पारियां खेली हो, पारियों से कोई मतलब नहीं है, उसने टोटल अभी तक कितने रन खर्च किए। तो खर्च किए गए रन और हम डिवाइड करते हैं कि अभी तक उसने टोटल कितने विकेट लिए हैं। अभी तक उसने टोटल कितने विकेट लिए हैं, उससे हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से हम गेंदबाज का औसत कैलकुलेट करते हैं। बल्लेबाज का जो औसत होता है वो क्या होता है कि उसने टोटल कितने रन बनाए और बटे में टोटल कितनी पारियां खेली, या अभी तक वो टोटल कितनी बार आउट हुआ है। उस प्रकार से हम उसका एवरेज निकालते हैं। और जितना ज़्यादा एवरेज होता है बल्लेबाज उतना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन गेंदबाज के लिए ये उल्टा है कि गेंदबाज का औसत जितना कम होता है वो उतना ही बेहतरीन गेंदबाज होता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जिस गेंदबाज का औसत जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कम अच्छा गेंदबाज होगा। क्योंकि देखिए, यदि ज़्यादा रन खर्च करेगा तो उसका एवरेज बढ़ जाएगा, इसका मतलब वो अच्छा गेंदबाज नहीं है। और यहाँ पर देखिए, जितने ज़्यादा विकेट लेगा तो बटे में हम जितनी बड़ी संख्या लेंगे तो एवरेज उतना ही कम आएगा। तो मतलब जितने ज़्यादा विकेट लेगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, गेंदबाज होगा। तो गेंदबाज के लिए उल्टा है कि उसका औसत जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, गेंदबाज होगा। इसका यूज क्वेश्चन में होता है। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए, मैं आगे आपको क्वेश्चन में बताऊँगा कि इसका यूज होता है। तो यहाँ पर तो देखिए, हम क्वेश्चन को इस मेथड को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम इसमें एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। तो यदि हम इस मेथड को यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी, उसको जाके हम सॉल्व करेंगे, फिर जाके हमें आंसर मिलेगा। लेकिन एलिगेशन मेथड से हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एलिगेशन मेथड में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो जो लास्ट मैच खेला है उससे पहले उसका एवरेज क्या था, और एक तरफ हमें लिखना है
कि लास्ट मैच में उसका एवरेज क्या है और बीच में लिखेंगे उसका ओवरऑल एवरेज क्या है। तो देखिए लास्ट मैच से पहले जो उसका एवरेज था वो था 24.85, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24.85। और लास्ट मैच में उसका एवरेज क्या है, तो देखिए उसने 52 रन दिए और विकेट कितने लिए 5, तो 52/5 तो सोल्व करेंगे तो आएगा 10.4। तो ये हो गया उसका लास्ट मैच का एवरेज। और लास्ट मैच के बाद में जो उसका औसत है वो 0.85 कम हो गया, तो मतलब ओवरऑल उसका जो एवरेज है वो कितना है, तो 24.85 पहले था और 10.4 लास्ट मैच का है, और लास्ट मैच के बाद में ओवरऑल जो है वो 0.85 कम हो गया, मतलब 24.85 में से 0.85 माइनस करेंगे तो मतलब ओवरऑल उसका जो एवरेज है वो अब कितना हो गया है, 24 हो गया है। तो ये हमने लिख दिया ओवरऑल। उसके बाद में एलिगेशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है हमें इस तरफ, तो 24 और 10.4 इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13.6। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 13.6, और इन दोनों का डिफरेंस हम लिखेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा 24.85 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.85। तो यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, और इधर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में लगाएंगे कितने 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 17 बार कैंसिल होगा, इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल आउट होगा। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे 136 से, तो इधर तो आएगा कितना 272, और इधर देखिए कितना बच जाएगा 17, तो ये आ गया 272:17, या इसको हम आगे सोल्व आउट भी कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम सोल्व आउट करें तो 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट होगा कितनी बार, एक बार, और इसको यदि हम 17 से कैंसिल करें तो 17 एकम 17, 10 बचाएंगे और 17 छः 102, मतलब इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा 16:1। ये आया है उसके द्वारा लिए गए विकेट का अनुपात। ये लास्ट मैच से पहले उसने 16 विकेट लिए और लास्ट मैच में उसने विकेट लिए कितने 1, लेकिन एक्चुअल में उसने लास्ट विकेट में या जो लास्ट मैच जो खेला है उसमें विकेट कितने लिए थे, 5 लिए थे, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 5 है, एक की वैल्यू कितनी है 5 है। और हमें बताना है कि अंतिम मैच खेलने के बाद उसके द्वारा लिए गए विकेट, तो अंतिम मैच खेलने के बाद उसने टोटल विकेट कितने लिए, तो देखिए 16 तो उसने पहले लिए थे, एक उसने लास्ट मैच में लिया, तो टोटल विकेट उसने कितने लिए 17, मतलब 17 की वैल्यू हमें बतानी है। तो एक की वैल्यू यदि 5 है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो गुणा करेंगे 5 से तो आएगा कितना 85। तो लास्ट मैच खेलने के बाद में उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की जो संख्या है वो कितनी होगी 85 होगी, कितनी हो जाएगी 85। या हम यूँ भी कर सकते हैं 16 की वैल्यू निकालेंगे 80, तो लास्ट मैच से पहले उसने 80 और लास्ट मैच में 5, तो 80 + 5 कितने हो जाएंगे 85 विकेट जो है उसने वो अभी तक लिए हैं। तो इस प्रकार से एलिगेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिससे हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 था, अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए जिससे उसके औसत में 0.2 का सुधार हो गया। तो देखिए हम जो डिस्कस कर रहे थे वो चीज़ हमें यहाँ पर काम आएगी। 0.2 का सुधार हो गया मतलब 0.2 कम हो गया है, क्योंकि जितना कम होता है उतना ही वो अच्छा गेंदबाज होता है। तो सुधार हुआ है इसका मतलब 0.2 की कमी आई है। आखिरी मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। तो देखिए हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे इसमें। तो एक तो लिखेंगे हम कि लास्ट मैच से पहले तक उसका एवरेज क्या था, तो और उसके बाद में लिखेंगे कि लास्ट मैच में उसका एवरेज क्या है, और बीच में लिखेंगे हम उसका ओवरऑल। तो यहाँ पर देखिए उसका जो गेंदबाजी औसत था वो 12.4 था, तो लास्ट मैच खेलने से पहले जो उसका औसत था वो था 12.4। अगले मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए। अब बताओ 26 रन देकर उसने 5 विकेट लिए हैं, तो बताओ एवरेज कितना होगा। तो 26 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा ये 5.2। तो लास्ट मैच में जो उसका औसत है वो हो जाएगा कितना 5.2, और इसके बाद में ओवरऑल कितना हो जाएगा जिससे उसके औसत में 0.2 का सुधार हो गया। तो 0.2 का सुधार हो गया मतलब पहले 12.4 था, अब 0.2 का सुधार हो गया मतलब अब हो जाएगा 12.2। तो ये हो गया उसका ओवरऑल एवरेज। उसके बाद में देखिए इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे हम इस साइड। तो बताओ 5.2 और 12.2 इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 7। ऐसे ही 12.4 और 12.2 इन दोनों के डिफरेंस की यदि हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2।
उसके बाद में देखिए यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो बटे में 10 लगाएंगे, ये 2 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 35, और इस साइड आएगा कितना, 1। तो 35:1 जो है ये आ गया उनके विकेट्स का रेशो, उनके विकेट्स का रेशो। तो यहाँ पर देखिए लास्ट मैच में उसने कितने विकेट लिए हैं, 5 विकेट लिए हैं, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर देखिए उसने आखिरी मैच से पहले पूछा है, आखिरी मैच के बाद में नहीं पूछा है, आखिरी मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। तो देखिए आखिरी मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए, 35 लिए, और 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 35 की कितनी हो जाएगी, तो 35 को गुणा कर देखें हम किससे, 5 से। तो 35 गुणा 5 करेंगे तो आएगा कितना, 175। मतलब लास्ट मैच से पहले उसने टोटल कितने विकेट लिए हैं, तो 175 विकेट उसने लिए हैं। यदि पूछा होता कि आखिरी मैच के बाद में या आखिरी मैच के बाद तक उसने कुल कितने विकेट लिए, तो फिर इसमें 5 विकेट और हम इसमें ऐड कर देते, या फिर हम 36 की वैल्यू फिर निकालते। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।